नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। हमारे साढ़े 6 बजे के कार्यक्रम बहुजन संवाद में मेरे पैनलिस्ट साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं, इसमें सागर भाई शाह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। जगमती सांगवान, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जो सामाजिक चिंतक हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास जो हमारे पास विषय दिया गया है वह विषय बहुत ही रोचक विषय है कि संसद के बाद अब न्यायपालिका भी निशाने पर और अपराधियों की घुसपैठ का खतरनाक सच। तो साथियों, ये जो हमने विषय पसंद किया है, इस विषय को पसंद करने का एक ही कारण है कि जिस तरीके से हमने देखा कि अभी न्यायपालिका में ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है सरकारी वकील के तौर पर, कि जहां पर जिनसे हमें न्याय मिलना चाहिए, वहां पर ऐसे ही लोग जब सरकारी वकील बन जाएं या फिर और भी कोई बड़े बड़े ओहदों पर आ जाए जिनके ऊपर खुद एफआईआर होती हो, और फिर वही लोग सरकार को डिफेंस करने लगे, तो ऐसे में हम सच्चा न्याय कहाँ पाएंगे। तो आज की जो हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना है, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा देना चाहती हूँ कि वर्णिका कुंडू जो कि हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर की बेटी हैं, तो उन्होंने एक आरोप लगाया था और आरोप में ये बताया था कि किस तरीके से उनकी जो कार थी उसमें घुसने की कोशिश की गई। सुभाष बराला था जो कि हरियाणा बीजेपी के चीफ है, और उस टाइम पर उनके यहाँ पर मतलब उनके बेटे ने ये हिमाकत की और छेड़छाड़ की और फिर एफआईआर भी रजिस्टर हुई। परंतु अब दुख की बात यह है कि यहाँ पर उसी व्यक्ति को, जिसको कि हाई कोर्ट में से जमानत मिली थी, इन्हें जेल जाना पड़ा था, हाई कोर्ट में से जमानत मिली थी, आज वही व्यक्ति यहाँ पर चीफ बन के बैठे हैं और यहाँ पर हाईकोर्ट में अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। तो इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट में जागृति राही जी भी जुड़ चुकी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही जहां तक मेरी आवाज और जो मेरे दर्शक मित्र सुन रहे हैं, सबका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले सागर शाह जी को बुलाना चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय पर। जी देखिए, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये जो कहावत है ये आज की सरकार पर, आज की नहीं लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब का ये कलंक उन पर लगा हुआ है। देखिए, शुरुआत कहां से होती है। आपके अंडर में काम करने वाले, चाहे वो आपकी ऑफिस हो, चाहे वो आपकी संस्था हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो संसद हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां का मुखिया अगर खुद करप्टेड होगा तो उसके नीचे काम करने वाले लोग, आप बताइए कि कैसे सही हो सकते हैं और कैसे ये देश ये एक्सपेक्टेशन रखेगा कि अथॉरिटी ही जब करप्टेड है तो फिर उसके नीचे काम करने वाली पूरी सिस्टम, कैबिनेट, वो कैसे सही होगी। आप मुझे बताइए, जब गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ 2002 में और वहां से वो कार सेवकों की लाशों को अहमदाबाद में घुमाया गया और उसके बाद लगातार 3 महीनों तक इस गुजरात के अंदर जो दंगे हुए, उस दंगों का आरोप आज भी हमारे देश के मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है। भले ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन इस देश के लोग अपने दिलों के अंदर वो बात भूले नहीं है। और नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन पर जब उनकी फोटो छपी थी और लिखा गया था कि हीरो ऑफ द हेट्रेड तड़ी पर, तो आप सोचिए कि ऐसे टैक्स वाले आज जब देश के सर्वे सर्वा बनकर बैठे हैं, तो ये देश, जिन्हें इस देश का हाईकमांड, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री
मोदी का परिवार कहता है, वो कैसे मान लेंगे कि ये करप्शन से भरपूर सरकार है या नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आज देश से लेकर विश्व फलक पर एक क्वेश्चन मार्क बन गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि इस देश का छोटे से छोटा बच्चा मुझे कोई भी सवाल कर सकता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाब दे हूं। लेकिन आज संसद में लोग और देश ये राह देखकर बैठा है कि कब देश के प्रधानमंत्री संसद में आए और जवाब दे। तो जो वो खुद बोलते हैं, 2 मिनट, जब वो खुद बोलते हैं वो करते ही नहीं है वो खुद, तो अब सोचिए कि उनकी पूरी कैबिनेट, उनकी डबल इंजन की राज्यों के गवर्नर्स, उनके मुख्यमंत्री, क्या आपको लगता है कि वो खुद सही काम करेंगे? देखिए, एक आंकड़ा आया है, एडीएर का रिपोर्ट से 2009 में 162 आपराधिक सांसद थे संसद के अंदर, दोनों सदनों के मिलकर। 2014 में 185, मतलब 185, 2019 में 233 और 2024 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री जबरदस्ती बन गए, तब सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट आंकड़ा आया है 251 आपराधिक सांसद आज संसद में बैठे हैं, जिनमें से बीजेपी के 54 और उनके सहयोगी, उनकी एक बैसाखी टीडीपी उसके 17, मतलब 71 लोग जिनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के और रेप के मासिव रेपिस्ट जैसे सांसद संसद में बैठे हैं। चाहे आप बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लो, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लो, चाहे नरेंद्र मोदी ने जिसे अपना बेटा कहा है मासिव रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना, जिसके 3000 बलात्कार के वीडियो वायरल हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक के मुनिरत्ना हो, चाहे वो हाईवे पर पॉर्न वीडियो बनाने वाला मनोहर धाकड़ हो, ऐसे अनेक नाम मैं आगे आपको गिनवाऊंगा कि कैसे कैसे लोग आज संसद में बैठे हैं। और राम रहीम जैसे बलात्कारी जिनको बार बार बेल मिल जाती है चुनाव के वक्त, गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्हीं की डबल इंजन की सरकार ने रिहा करके मंच पर उन बलात्कारियों को बिठाया, उन्हें तिलक लगाया, उन्हें हार मालाएं पहनाई और उनके लिए मिठाइयां बांटी। अब सोचिए, जब अथॉरिटी खुद क्रिमिनल्स को इनवाइट करती है अपनी पार्टी में, अपने पक्ष में, अपने दल में, संसद में बैठने के लिए, तो अब सोचिए ऐसे छोटे छोटे लोग अपने राज्यों में करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब खुद हाई कमांड, जब खुद डबल इंजन का मेन इंजन, जब खुद देश के प्रधानमंत्री, जब खुद देश के गृह मंत्री अगर ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं किसी सवाल के, 3-3 महीने तक संसद में नहीं आते हैं, और जब सत्र शुरू होता है तो विदेशों में चले जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब अथॉरिटी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो नीचे के लोग कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अलग अलग राज्यों की डबल इंजन के दूसरे इंजन में आपको सही लोग मिल जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आगे भी बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जी सागर जी, मैं आपको फिर से बुलाऊंगी, अभी हमारे पास समय की पाबंदी है। अब हमारे साथ हैं जागमती सेंगवाल जी, मैं उनसे इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगी। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर भी बहुत बड़ा चार्ज लगा हुआ है, उनके घर से भी करोड़ों रुपए जो जली हुई हालत में मिले हैं, वह भी अपने आप में बताता है कि अभी तो जुडिशरी में भी करप्शन चला गया है। और जुडिशरी में इतना करप्शन एक हाई लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो छोटे लेवल पे क्यों करप्शन नहीं होगा? तो इन सब बातों पे प्रकाश डालते हुए जागृति जी, आप अपनी कुछ बात रखिएगा। जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ रत्ना, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि जब इतने हाई पोजीशंस के ऊपर अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर बैठे होंगे तो निश्चित रूप से उसके नीचे तक बहुत ही गलत संकेत जाते हैं। और जहां तक ये विकास बराला को असिस्टेंट महाधिवक्ता बनाने का जो मामला है, देखिए 2017 के अंदर इनके पिता जो सुभाष बराला है वो बीजेपी के अध्यक्ष थे हरियाणा के अंदर, और ये जो इनके पुत्र है विकास बराला,
ये रात को नशे में धुत अपनी एसयूवी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और रात को एक लड़की जो है वर्णिका कुंडू जब वो नौकरी से वापस आ रही थी तो इन लोगों ने सत्ता के नशे में, शराब के नशे में लड़की का पीछा किया और खिड़की खोलने की मतलब हिमाकत करी। वो तो अंदर से लॉक्ड थी, तो उसमें फिर इनके खिलाफ अपहरण और यौन हिंसा के इरादे से उसका केस दर्ज हुआ, परंतु एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं करना चाह रही थी सरकार। हमने महिला संगठनों ने हमने जो है आंदोलन चलाया सड़कों के ऊपर कि उनको गिरफ्तार किया जाए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो और बचाते हो अपने बेटों को जो अय्याश किस्म के आपके बेटे हैं। और अभी तक उस केस के अंदर ये जो विकास बराला है वे ये निर्दोष भी साबित नहीं हुआ है। केस लंबित है, अभी चल रहा है केस इनका। जो खुद मतलब निर्दोष नहीं है, जो खुद संदिग्धता के घेरे में है अपराध को लेकर, उसको महा अधिवक्ता के साथ असिस्टेंट नियुक्त करना अपने आप में न्याय प्रक्रिया का एक तरह से खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना है। और 95 के करीब ये असिस्टेंट एजी लगाए गए हैं अभी। उसमें से 35 जो लोग हैं वो बीजेपी के मंत्री संतरी और जितने भी ये यहाँ पे हरियाणा के अंदर वो हैं चौधरी बने फिरते हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं वो। तो इस तरह से जब जो रूलिंग पार्टी है उसी के अपने जो लगे भगे उन्हीं के बेटे बेटियां जो हैं वो अगर न्याय की कुर्सी के ऊपर और न्याय के मामलों पे बात करेंगे तो हम मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं कि न्याय के साथ भी किस तरह का खिलवाड़ होगा। ये निष्पक्षता के हिसाब से, कानून की निष्पक्षता के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से, तमाम पैमानों के आधार पर ये नियुक्ति जो है ये बहुत ही गलत है। एक दोषी आदमी जिसके खिलाफ अपराध का केस चल रहा है और वो भी इतना संगीन अपराध कि चंडीगढ़ जैसी जैसा जो शहर है जिसमें मतलब बहुत ही तमाम सुविधाएं जो है वो और शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध हैं, वहां पे भी जिसने इस तरह की हिमाकत करी कि लड़की का अपहरण करके उसके साथ यौन हिंसा की जाए, उस बंदे को इस पद के ऊपर बिठाना ये अपने आप में लोकतंत्र का भी मजाक है और न्याय प्रक्रिया का तो मजाक है ही। और हम ये मांग करते हैं कि ये जो 35 लोग हैं बीजेपी के परिवारों से जो जिनको ये असिस्टेंट महाधिवक्ता बनाया गया है, इन तमाम के जो है वो जो सार्वजनिक किए जाए इनके क्रेडेंशियल्स। हु आर दीज पीपल? मोस्ट ऑफ देम दे आर इन सम वे they have been benefited out of the way going। ये जो चल रहा है इसमें पब्लिक के एक्सचेकर के ऊपर इस तरह के लोगों को बिठा के और लोगों का जो अंतिम जो जगह होती है वो जो कोर्ट कचहरी है वो तो अंतिम ऐसी जगह है कि वो लोग जो है अपना सोचते हैं कि वहां पे जाके तो शायद न्याय मिल ही जाए। तो वो जो इच्छा है उनकी उसके ऊपर भी पानी फेर देना इस तरह की हरकतों के माध्यम से ये अपने आप में बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है और इसके ऊपर दोबारा से सोचा जाना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए। और इसके साथ तमाम जो अपराधीकरण का वातावरण पूरे देश के अंदर जो बना हुआ है, जो मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, वो अपने आप में भी बहुत चिंताजनक है। और हमें तो डर लग रहा है कि यहाँ हरियाणा के अंदर जिन नक्शे कदम पे बीजेपी चल रही है वो कल को राम रहीम को ही किसी तरह से मतलब यहाँ पे मंत्रालयों में ना ले आए। अभी तो वो वोटों के लिए लेके आ रहे थे। तो ऐसी मतलब जो चिंताएं हैं वो सामने नजर आ रही है। वर्तमान इनके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के बड़ौली, उनके खिलाफ जो है एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया हुआ है, केस चल रहा है और उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और रादर विक्टिम का पीछा किया जा रहा है। तो ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है और ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। जी धन्यवाद। जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। अब मेरे साथ जागृति राही जी भी जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का मामला है और जागृति जी तो बहुत ही जागरूक है और बहुत ज्यादा इन सब विषयों पे बताती हैं, बात करती हैं, आंदोलन भी करती हैं। तो आप बताइए किस तरीके से अगर जुडिशरी में भी अगर इस तरह की अपराधियों की घुसपैठ हो जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। वैसे तो हम देखते ही हैं कि जितने भी सरकारी वकील आते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, जितने भी जो जो सरकार से जुड़े लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के जान पहचान वाले वकील ही हाई कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में पीपी बनते हैं और फिर वहां पे पूरा पूरा उनका अपने मनमानी से ही केस चलाए जाते हैं। और सरकार के तरफ के जो भी मतलब अपराधी लोग होते हैं, उनको बचाने का काम ये पीपी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर भी देते हैं। तो ऐसे में भविष्य में यही लोग जब 10 साल की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो जजेस के लिए भी अप्लाई कर देते हैं और कई जजेस बन भी जाते हैं इनमें से ही, पहले सरकारी वकील और उसके बाद जज। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे समझे कि देश को न्याय मिलेगा? क्योंकि जब अपराधी लोग ही बैठकर न्याय करने बैठेंगे तो फिर तो समझ लीजिए कि तराजू तो जो अपराधियों की तरफ ही झुकेगा। तो इस बात पे आप टिप्पणी दीजिए जागृति राही जी। धन्यवाद आपको और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। मुझे ये कहना था रत्ना जी कि देखिए ये जो वक्त चल रहा है ना हमारे देश के लिए बहुत ही कठिन समय है। शायद आजादी के बाद इतना मुश्किल समय कभी आया नहीं था इस देश के सामने, जब सारी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी एकदम चैलेंज हो गई है और बिल्कुल निचली सतह पर पहुंच चुकी है। तो उसमें जुडिशरी भी हमारी एक है जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती थी, क्रेडिबिलिटी थी। उस जुडिशरी की गरिमा को जितना इस बार अभी ठेस पहुंचाई गई है तमाम तरह से, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आप याद करिए कि चार जजेस निकलकर पहली बार इस देश में बाहर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उसके बाद एक माननीय पर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक महिला के द्वारा, वकील के द्वारा आरोप लगाया गया। फिर एक अभी घटना हुई कि दो जजेस के ऊपर महाभियोग लगाने की तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ही। और फिर ये इस तरह की नियुक्तियां होती हैं जो खुद एक्यूज्ड हैं और वो भी ऐसी वैसी मामला नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर की बेटी के साथ बदतमीजी करना, उसको अपहरण करना, शराब पी के गाड़ी चलाना, इस तरह के मामले में जो आदमी अपराध में संलिप्त रहा है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसको आप जुडिशियल पोस्ट पर कैसे रख सकते हैं? तब जबकि हम लोगों जैसे आंदोलनकारी या सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनकी 25-30 साल जिंदगी बीत चुकी समाज के साथ काम करते हुए, जो समाज का अंतिम आदमी है उसकी लड़ाई लड़ते हुए, तो उसके ऊपर अगर कोई केस हो जाता है किसान आंदोलन का साथ देने से या एनआरसी के सवाल पर किसी कानून के विरोध करने से, तो हमें कोई भी अपॉइंटमेंट कहीं पे भी नियुक्ति के लिए फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा या कहीं हमारी संस्था को किसी तरह से मदद नहीं मिल रही, हमें हर तरह से रोका जा रहा हो। वहां पे आप इस तरह की नियुक्तियां कैसे कर सकते हैं? आप अब जितनी भी नियुक्तियों की फॉर्म देखिए उसमें पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, आपने अगर ये चीजें की है तो आपको आगे से मदद नहीं मिलेगी। अग्निवीर बच्चों के ऊपर के घरों पे जाके जो भरने वाले थे, जो थे या जो लड़ाई में कूदे थे उस वक्त विरोध में, उनके घरों पे जाके धमकियां और छात्रों से एफिडेविट साइन करवाए जाते हैं कि आप प्रदर्शनों में भाग नहीं लेंगे। और उसी तरफ दूसरी तरफ आप इस तरह के जो खतरनाक अपराधों में संलिप्त लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें पहलवान लड़कियों का मामला भी हरियाणा का ही मामला है, वहां पे आप बुरी तरह हारे हैं एक तरह से कि विनेश फोगाट आज बैठी है वहां की विधानसभा में और वहां पे इस तरह की घटना हो रही है, तो ये बहुत दुखद है। और वैसे भी हरियाणा महिलाओं के मामले में तो कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है उसका, वहां की सोसाइटी का भी, वहां की खाप पंचायतों का भी और वहां के सिस्टम का, कि महिलाओं के साथ अपराधों के मामले हो या वहां पे महिला और पुरुष का लैंगिक अनुपात हुआ, आप देखिए वो रिफ्लेक्ट करता है कि वहां पे महिलाओं की दशा क्या है, किस तरह की स्थितियां हैं। और ऐसे समाज में जब आप एक जहाँ पे महिला न्याय लेने जाने वाली है या कोई भी समाज का पिछड़ा तबका, वंचित तबका जाएगा, वहां कैसे न्याय मिल पाएगा?
दुखद ये है कि जो महिला और बाल कल्याण की योजनाएं जिनसे संचालित होती हैं या जहां से मॉनिटर होती है या जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्स बनाई गई है और उसमें भी जो सरकार की तरफ से बोलने वाले या स्टेट की तरफ से बोलने वाले लोग होते हैं जुडिशियल सिस्टम में, उन सारों की नियुक्तियां इसी तरह से सिफारिशों के आधार पर सत्ता की मर्जी से होती है और इसी वजह से ये सारी पोस्ट जो है एक तरह से एडहॉक तरीके से रखी जाती है जिसमें मन मुताबिक चीजें डाली जा सके, ना उसके लिए कोई अनुभव का क्राइटेरिया पूरा किया जाता है ना और कुछ। पैनल भी अपने मनमर्जी के लोगों के बनाए जाते हैं। मैं खुद जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा 5 साल तक रही हूँ, मुझे मालूम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, CWC हो या इस तरह के और जितने पोस्ट हैं, हर राज्य में हर जिले में इस तरह की पोस्ट है जिसको इन लोगों ने ऐसे ही RSS के कार्यकर्ता या अपने मनमर्जी के अपनी पार्टी के नेताओं के लोगों को, परिवार के लोगों को उपकृत कर रखा हुआ है, बैठाया हुआ है ऐसे तमाम पदों पे। तो ये इनका एक सिस्टम बन गया है और बीजेपी की तो पूरी अभी तक 11 साल की सरकार है या इसके पहले जो मुख्य लोग हैं उनकी जो स्टेट में सरकार रही है उनका यही खास है कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को प्रोटेक्शन देते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को प्रोटेक्शन देते हैं। ये उनका इतिहास है, एक नहीं 50 ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे और हम लोग बहुजन समाज के तमाम एपिसोड इस पे चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा दरअसल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो बेटियां इससे ही बचाने के लिए वो कहती है कि भैया हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आप हमसे अपनी बेटियां बचाइए। तो ये तो बिल्कुल साबित तथ्य है कि इस तरह का काम है। मैं एक उदाहरण और देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, गोरखपुर की अभी घटना वायरल हुई है, वहाँ जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ व्यवहार हुआ है कि वो सोते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने शिकायत की में नहाना पड़ रहा है, हमको पीने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है, हमारे वीडियो तक बनाए जा रहे हैं, खुले में नहाते जहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह की शिकायतें वहाँ से की और उनको नहीं थी वो लड़कियां। इस तरह का वीडियो आया। अब आप गोरखपुर जानते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर जी का गृह जनपद है, तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे यहाँ सिस्टम की क्या संवेदनशीलता है। हमारे देश में लोगों के घूमने के लिए 50 बार यात्राएं करके उस पे पैसे बर्बाद करने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, जो महिला है, उसको अगर इस तरह से एक तो मिलता नहीं मौका, कहीं मौका मिलता है कि देश के किसी सिस्टम में आकर वो नौकरियां पा जाए या सिस्टम में आकर वो काम करे, तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार होता है जैसे कोई भेड़ बकरी हो। आप तमाम उदाहरण देखिए, तो हम ये जानते हैं पूरा सिस्टम। मैं फिर आती हूँ आपके पास। जी धन्यवाद, मेरी बात जी जागृति जी, मैं आपके पास फिर आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ राम स्वरूप मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं, आप संपादक हैं अग्नि आलोक के। यहाँ पर मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, खबर बताना चाहती हूँ कि शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, वो दिसंबर 2024 में विश्व हिंदू के प्रोग्राम में जाते हैं और खुलेआम हेट स्पीच करते हैं और हेट स्पीच में कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, भारत देश है और भारत देश लघुमती के हिसाब से नहीं परंतु बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा और मुसलमानों के लिए, पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के लिए कठमुल्ला जैसे शब्दों का, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। अब सोचिए, जो एक हाईकोर्ट का जज है, अगर वैसे वो जज ही इस तरह की बातें और हेट स्पीच का उपयोग करेंगे, अपने पहली बात तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना ही नहीं चाहिए और गए भी हैं तो उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई की गई थी। 55 जो राज्यसभा के सांसद थे उन्होंने सिग्नेचर करके उनको इम्पीच करने के लिए, मोशन लाने के लिए लेटर दिया था, परंतु उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि चाहिए उतनी संख्या में हमें सांसद नहीं मिले थे। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब तो यही है कि अगर ऐसे लोग जो चीज बन के बैठे हैं, जो हेट स्पीच भी करते हैं, जो गलत काम भी करते हैं, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, तो हमारा देश अब किस तरफ जा रहा है? तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राम स्वरूप मंत्री जी, मैं आपसे आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। जी धन्यवाद रत्ना जी। 2014
से लेकर आज 11 साल हो रहे हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं, 11वां साल चल रहा है। जो लोकतंत्र के 4 खंभे माने जाते हैं, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका भी आती है, इन खंभों का लगातार क्षरण करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कार्यपालिका में भ्रष्टाचार आम सुना जाता था कि कोई कलेक्टर है, एसडीएम है या अन्य कोई अधिकारी है, उसकी दौलत लगातार बढ़ती जाती थी, करोड़ों में रिश्वत ली जाने लगी थी, लाखों में रिश्वत ली जाने लगी थी, और अधिकारियों के यहाँ जब छापे पड़ते थे तो करोड़ों की दौलत पकड़ी जाती थी। लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा था लोगों को। जब किसी के साथ अन्याय होता था तो वह कहता था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुकदमा लगाऊंगा और वहां से न्याय प्राप्त करूंगा, चाहे संपत्ति पर कब्जा करने का मामला हो, चाहे अन्य कोई अन्याय हो। एक अपराधी को भी भरोसा था न्यायपालिका पर कि वहां से उसे न्याय मिलेगा। लेकिन 2014 के बाद से न्यायपालिका की जो स्थिति है वह लगातार गिरती जा रही है, उसकी विश्वसनीयता लगातार भंग हो रही है। अभी आपने शेखर यादव का नाम लिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का, जिन्होंने हेट स्पीच दी है, तमाम मतलब सांप्रदायिक बातें की हैं, संविधान विरोधी बातें की है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरह से यशवंत वर्मा नाम का एक जज, जिसके यहाँ से नोटों की बोरियां पकड़ी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देश के 100 से ज्यादा सांसदों ने इन मामलों को उठाया है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो या राज्यों के अन्य उच्च न्यायालयों में नियुक्ति हो, उन सब जगह जिन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है वे विचारधारा रूप से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और उन पर अब भरोसा गिरता जा रहा है। भरोसा नहीं रहा है कि हमें न्याय मिलेगा, न आम जनता को, न राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, न संघर्ष के कार्यकर्ताओं को, आंदोलन के कार्यकर्ताओं को। अभी जिन महाशय की चर्चा हो रही है अदालत में नियुक्ति को लेकर, उनके ऊपर आरोप है अपराधी है। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता चर्चा कर रहे थे कि किसी अपराधी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है यदि उस पर अपराध सिद्ध हो जाता है, चाहे वह आंदोलन का अपराध हो, चाहे किसी धारा को तोड़ने का अपराध हो, वह अपराध यदि सिद्ध हो जाता है और सजा हो जाती है तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। लेकिन आज देश की कार्यपालिका, जो सबसे बड़ी पंचायत है देश की, उसमें 150 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लग रहे हैं। और वही स्थिति अब न्यायपालिका की होने जा रही है। जैसे लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, उनके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप है, उनके साथ रिश्वत लेकर करोड़ों की संपत्ति, अपने आमदनी से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। ऐसे तमाम लोग नियुक्त किया जा रहे हैं। इसलिए नियुक्त किया जा रहे हैं कि सत्ता दल चाहता है, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है, या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है, या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ अदालतों में कोई मुकदमा जाए, कोई याचिका जाए तो उनके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ कोई फैसला ना हो। इसलिए उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, चाहे विश्व हिंदू परिषद में रहे हुए हो, चाहे आरएसएस में रहे हो या भारतीय जनता पार्टी में रहे हो, उन्हीं लोगों को अदालतों में नियुक्तियां दी जा रही है, चाहे वह जज के रूप में हो, चाहे सरकारी अधिवक्ता के रूप में हो, चाहे मुख्य महाधिवक्ता के रूप में हो। ऐसे लोगों की नियुक्ति दी जा रही है। यह देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका का अवमानना जो हो रही है, अवमूल्यन जो हो रहा है, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। और ऐसे लोगों की नियुक्ति का जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए। बहुजन संवाद पर आज जो चर्चा चल रही है, तमाम वक्ता जिस तरह की घटनाएं बता रहे हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, उस चंडीगढ़ के अंदर
घटना होती है, जो जज घटना करता है, जो अपराध करता है, उस जज को हाई कोर्ट की नियुक्ति दे दी जाती है। और यह निश्चित रूप से न्यायपालिका का सबसे ज्यादा अवमूल्यन करने का काम सरकार ने किया है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपालिका ही बची है जिस पर भरोसा है। आज विधायकों और सांसदों पर भरोसा नहीं है कि वे किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी मजदूर को न्याय दिला पाएंगे। न्यायपालिका में जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा है वह भी ऐसे जजों की नियुक्ति से निश्चित रूप से खत्म हो रहा है। और यह देश के संविधान को खत्म करने का काम है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम है, न्यायपालिका के विश्वास को खत्म करने का काम है। मेरा इस बहुजन समाज के इस चर्चा के माध्यम से फिर आती हूँ जी, यदि टाइम रहता है तो सागर भाई बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी से खास टिप्पणी लेनी है। जी सागर शाह, लीजिए आप। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, बोलिए। देखिए, आपने रत्ना जी वो जज की बात कही, इम्पीचमेंट की बात कही, वो ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज हरियाणा में जिस तरह से इस व्यक्ति ने बलात्कार नहीं किया है लेकिन छेड़खानी की है, ऐसा ही मुद्दा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। और ये केस जो 2017 से आज 2025 तक चल रहा है, वैसे ही वो 2021 का केस था। एक लड़की को 2 लड़कों ने अपने बाइक पर लिफ्ट दी थी और फिर उसके साथ छेड़खानी की थी। उसका जो केस चला था, तो इलाहाबाद के कोर्ट के जो जज थे, जिनका नाम है राम मनोहर नारायण मिश्रा, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लड़की के स्तनों को छूना और लड़की के पजामे के नाड़े को पकड़कर छोड़ने का प्रयास करना या लड़की को पुलिया के नीचे खींचना, यह साबित नहीं करता है कि बलात्कार होने वाला था। मतलब जज कहता है कि बलात्कार होने के बाद आप आरोप लगा सकते हैं, मतलब प्रयास करना वो बलात्कार नहीं है, ये कहा था। तो सोचिए कि बिल्कुल ऐसा ही मुद्दा ये हरियाणा का है। तो क्या नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही मुद्दा ये हरियाणा का है, इस लड़की का, वर्णी का, कुट्टू का। तो क्या हरियाणा की सुप्रीम कोर्ट जब आज वही आरोपी जब वहां की कोर्ट में बैठा है, तो क्या ऐसा स्टेटमेंट जज के द्वारा नहीं आएगा हरियाणा में भी? इसकी जिम्मेदारी ये सरकार लेती है या नहीं लेती है? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आज कोर्ट हो, जुडिशरी हो, उसका विश्वास बचा है या नहीं बचा है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। जी सागर जी, आपने बहुत सही मुद्दा छेड़ा है। आज हम सब जजिस के ऊपर, टिप्पणियों के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं एक और जजमेंट के ऊपर बता रही हूँ। अभी हाल ही में ये जजमेंट आया है, 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमने जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर अभी हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। और ये कौन सा केस है, मैं अभी हमारे पैनल साथियों को याद दिलाते हुए बताना चाहती हूँ कि 6 जुलाई 2006 के दिन बॉम्बे लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था और उसके अंदर मकोका के तहत ये केस चला और जिसके अंदर 12 लोगों को पकड़ा गया था। 13 लोगों को, एक की तो डेथ हो गई थी विद इन द ट्रायल ही, और उसमें 12 लोगों में से 5 जो एक्यूज थे, अपराधी थे, उनको मतलब उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, फांसी की सजा 5 लोगों को सुनाई गई थी और 7 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया था। और मकोका की कोर्ट में जो सरकारी वकील थे, उन्होंने 44,000 पन्नों की चार्जशीट रखी थी और उस चार्जशीट के बाद देखते हुए इनको ये सजा दी सेशन कोर्ट ने, मतलब मकोका कोर्ट ने। कुछ 5 लोगों को डेथ सेंटेंस और 7 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब बताइए, हाई कोर्ट में ये केस गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया और कहा कि इनमें से किसी एक के भी खिलाफ एक भी ऐसा सबूत नहीं लेके आई मकोका की जो प्रोसिक्यूशन थी कि इनको मतलब सजा दी जाए। अब सोचिए, 11 साल
11 साल उन 12 जिनको अपराधी बना दिया गया, उनका 12 साल जिंदगी के वापस तो नहीं आ सकते हैं। और जो सेशंस कोर्ट पे बैठे जज थे, उन्होंने क्या किया? क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया? एविडेंस क्या उनको समझ नहीं आए? जब हाई कोर्ट समझता है तो क्या वो सेशंस कोर्ट को, मकोका कोर्ट को वो सब सबूत समझ नहीं आए कि ये कोई सबूत है ही नहीं? पर क्योंकि सारे जजेस भी अब सरकार के तरफ के फैसले देने की वो अपने आप पे होड़ लग जाती है, इसीलिए उन्होंने सजा दी। तो डॉक्टर आनंद तिवारी जी, आप इस केस के तहत और बाकी सभी केस की जजमेंट को देखते हुए अपनी टिप्पणी दीजिए। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी रत्ना जी, आपकी टिप्पणी और शाह साहब की टिप्पणी के बाद तो कुछ टिप्पणी लायक बचता नहीं है। सवाल ये है कि जब ऐसी संदिग्ध नियुक्तियां होंगी तो फैसले तो जाहिर सी बात होगा एक नियुक्ति, और जनतंत्र का क्या होगा फिर ऐसी हालत में? ऐसी संदिग्ध नियुक्तियों के बाद हमारी न्यायपालिका का क्या होगा? उस पर विश्वास तो सामने दिखाई पड़ रहा है। और ये तो जाहिर सी बात है कि सारे चीज़ों को धता बताते हुए लोग अपनी मनमानी नियुक्तियां करते हैं। और यह तो न्यायपालिका है जहां जनतंत्र को सुरक्षित रखने का, जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर हुआ करती है न्यायपालिका। लेकिन जब जनतंत्र ही आपका खतरे में आ गया है, जनतंत्र को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जिस संस्था के ऊपर है, जब उसी संस्था के ऊपर उंगली का बांस घुस गया है उसके ऊपर, चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग में ये लोग जिस तरीके से अपनी नियुक्तियां करके मनमाना करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर चंद्रचूड़ पैदा होंगे न्यायपालिका में भी। न्यायपालिका में आपके संजय यादव, शेखर यादव पैदा होंगे, वर्मा जी पैदा होंगे। और अब तक तो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन अब तो ये भी हो गया कि राज्यपाल उपराष्ट्रपति महोदय से जबरन पकड़ के इस्तीफा ले लिया जाता है। इस्तीफा ले ही नहीं लिया जाता है, उनको जलील करके हटाया जाता है, भगाया जाता है। तो वो किसकी नियुक्तियां होती, क्या होती, इससे मतलब नहीं है। जो इनके ढर्रे पर नहीं चलेगा, जो इनके तरीके से नहीं चलेगा, और इनका तरीका वही है कि दुनिया भर के चाहे जो कुछ भी हो अपराध कीजिए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा अपराध कीजिए, आप हमारे वॉशिंग मशीन में आ जाइए, मैं आपको साफ धो पास करके हम आपको सामने लाकर रख देंगे। तो ऐसी हालत में संकट यह है कि जो हमारा लोकतंत्र दुनिया के पैमाने पर झंडा गाड़े हुए था, दुनिया के पैमाने पर जिसका सम्मान था, वो सम्मान तो अब आज आपको दिखाई पड़ रहा है। 88-90 देशों की यात्रा करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री का एक विवाद अपनाया पाकिस्तान का, और एक भी आदमी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो यह संकट तो हमारे जनतंत्र का है, हमारे देश का है, और ऐसे लोगों का आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अपना करेंगे। और इनका तो यह है कि ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दें, ताकि इस सिस्टम के बारे में सोचा ही न जाए, और ये जो लोग जैसे चाहें धड़ल्ले के साथ कर सकें। जब तड़ी पार अमित शाह गृह मंत्री हो गए, जोगी जी 56 मामलों का स्वतः अपना मुकदमा वापस लिए मुख्यमंत्री होकर के, तो ये सब तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। इस सब के लिए आप तैयार रहिए रत्ना जी, अपने कोर्ट में भी, और शाह साहब आप मैदान में तैयार रहिए। अभी बहुत लड़ाई बाकी है। बोल लीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए शाह जी, अनम्यूट करके बोल लीजिए। देखिए, रत्ना जी ने उस मकोका केस की बात की, एक जज के इम्पीचमेंट की बात की, मैंने इलाहाबाद के एक जज की बात की। अब क्या बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं न्यायपालिका की और कार्यपालिका की, जिस पर पूरे देश ने विश्वास किया था। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह ने क्या किया, जब अपने घर में गणपति की पूजा अर्चना रखी थी, तो देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट करके क्या मैसेज दिया, आप बताइए मुझे। अब ये मोदी का परिवार, 140 करोड़ का परिवार, कौन सा सवाल करे और कौन सा सवाल ना करे। जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जब मुझे इस राम मंदिर के मुद्दे पर निर्णय लेना था, तो मैं भी मंदिर में जाकर भगवान के सामने सवाल कर रहा था। तो आप बताइए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका आज इस देश को कौन सा संदेश दे रही है, आप मुझे बताइए। उसके बाद नहीं, उसके बाद इनका एक सांसद निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस इंडिया का नाम लेकर ये कहता है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर गृह युद्ध करवा रही है।
तो आप मुझे बताइए आप कौन सा सवाल करें इनसे और कौन सा सवाल ना करें, और किसका जवाब मिलेगा और किसका जवाब नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मार्क। द प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ऑफ टुडेज इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वही गुजरात में जाते हैं, वही पकड़ के उनसे पूछिए। हमसे आप काहे के लिए पूछे, हम लोग तो खुदा परेशान हैं। हमारे यहाँ 11 साल उनको नेतृत्व करते हुए हम लोग लाख प्रयास के बावजूद उनका दर्शन तक नहीं हो पाता है, उनसे बात तक नहीं हो पाती है। आपके यहाँ तो जाते हैं, रुकते भी हैं, आप उनसे बात भी करते हैं, वहीं पकड़ के पूछिए उनसे। जी, मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में, स्वस्थ चर्चा में भाग लेने के लिए। मैं ये कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आते गुरुवार को।